एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। हम हर रोज एक नई कहानी के साथ आते हैं। मैं जो भी कपड़े खरीद कर लाती तो मेरा पति उन्हें फाड़ देता और फिर मुझसे रिक्वेस्ट करता, कृपया कपड़े पहनकर तुम मेरी मम्मी के साथ चली जाओ और कुछ देर बाद ही वापस आ जाना। मुझे नहीं पता होता था कि मेरी सास मुझे कहाँ लेकर जाती है। एक दिन मैं अपने पति की बात आसानी से मान गई और जाने के लिए तैयार हो गई, लेकिन जब भी मेरी सास मुझे अपने साथ लेकर जाती तो वो मेरी आंखों पर पट्टी बांध करती थी और सख्ती से मना कर देती थी, अपनी आंखों को खोलकर मत देखना और ना इस पट्टी को हटाना। अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हारा पति तुम्हें तलाक देकर घर से निकाल देगा। मैं अपने पति से बहुत प्यार करती थी, इसलिए अपनी सास और पति के हर कहने को मान लिया करती थी। अब हर दिन मेरी सास और मेरे पति मेरी आंखों पर कपड़ा बांधकर मुझे अपने साथ किसी अनजान जगह पर ले जाते थे, जहाँ पर मुझे बहुत सारा शोर सुनाई देता था। एक दिन मैंने अपने पति से छुपकर अपनी आंखों पर बंधी पट्टी में छोटे छोटे सुराख कर लिए और फिर जब उस पट्टी को बांधकर मैं अपनी सास के साथ चली गई, जैसे ही मैं उस जगह पर पहुंची तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि यहाँ पर तो मेरी शादी राजीव के साथ 2 महीने पहले ही हुई थी। हम दोनों की जिंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी। राजीव से शादी मेरी मर्जी के हिसाब से हुई थी। हालांकि राजीव मुझसे शादी नहीं करना चाहता था। वो मुझसे शादी क्यों नहीं करना चाहता था ये मैं समझ नहीं पाई थी। राजीव मेरा क्लासमेट था। हम दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे। मैं जानती थी कि वो मुझे पसंद करता है तो जाहिर सी बात है, पसंद करने वाला इंसान शादी भी करना चाहता है। लेकिन राजीव ने कभी मुझे शादी के लिए प्रपोज नहीं किया था। वो सिर्फ कहता था, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और तुम्हें अपना अच्छा दोस्त मानता हूँ, बाकी मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। मेरे समझ नहीं आता था कि वो इस तरह की बातें क्यों करता है। मैं दिल ही दिल में उसको बहुत प्यार करने लगी थी। मेरे दिल में राजीव के लिए बहुत सारी फीलिंग्स थी। एक दिन घर आई तो मैंने देखा कि मुझे देखने के लिए लड़के वाले आए हुए थे। मुझे जब ये बात पता चली तो मेरे होश उड़ गए थे, क्योंकि मैं इस लड़के से शादी नहीं करना चाहती थी। मेरी बहुत मोहब्बत तो राजीव से जुड़ी हुई थी, इसीलिए मैं उसी के साथ अपनी जिंदगी गुजारना चाहती थी। मैंने उन लोगों के जाते ही राजीव को कॉल की और उसे सब कुछ बता दिया। राजीव ने कहा, इसमें परेशान होने वाली क्या बात है, तुम अपने पेरेंट्स के कहने के मुताबिक शादी कर लो, वो लोग तुम्हारा भला ही सोचेंगे। मैंने राजीव से कहा, मेरा भला और बुरा सब कुछ तुम्हारे ही साथ है। तुम्हें मुझसे शादी करनी है तो बताओ, और अगर नहीं करनी तो मैं सुसाइड कर लूंगी, क्योंकि मैं राजीव की दीवानी हो चुकी थी। राजीव मेरी इस बात से बहुत डर गया था और उसने कहा, तुम ऐसा वैसा कोई भी कदम मत उठाओगी। मैं आज ही घर जाकर इस बारे में अपनी मम्मी से बात करता हूँ। मैंने राजीव से कहा, तुम्हारे पास सिर्फ एक रात तक का ही टाइम है, क्योंकि मेरे मम्मी पापा को लड़की वालों को भी तो जवाब देना है और वो लोग जवाब सिर्फ तभी पाएंगे जब मैं उनको जवाब दूंगी। इसीलिए तुम मुझे जल्द से जल्द जवाब दो कि तुम मुझसे शादी करना चाहते हो या नहीं, और सोच लेना कि मुझे जवाब सिर्फ हाँ में ही चाहिए। अगर तुमने मुझसे इनकार किया तो फिर मेरी मौत की जिम्मेदार तुम ही बनोगे। मेरी बात सुनकर राजीव घबरा गया था। उसने कहा, तुम फिक्र मत करो, मैं रात को ही तुम्हें कॉल करता हूँ। मुझे अब रात होने का इंतजार था कि कब राजीव की कॉल आए और मुझे उसका जवाब मिले। मैं भगवान से प्रार्थना कर ही रही थी कि राजीव का जवाब हाँ में ही आना चाहिए। मुझे राजीव की कॉल का इंतजार करते करते रात के 12 बज गए थे, लेकिन अभी तक उसकी कॉल नहीं आई थी, जबकि राजीव का कहना था कि वो 11 बजे तक ही सो जाता है। मुझे तो बहुत घबराहट हो रही थी। हार मानकर फिर मैंने 1 बजे के टाइम पर खुद ही से कॉल की, क्योंकि मैं उससे बात करने के लिए बेचैन हो रही थी। मेरी पहली कॉल पर उसने मेरी कॉल रिसीव कर ली। मैंने राजीव से कहा, तुम कहाँ हो, तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं किया? अभी तक मैं कितनी देर से तुम्हारी कॉल का इंतजार कर रही हूँ। कॉल पर राजीव की आवाज़ बहुत ही घबराई हुई निकल रही थी। उसने कहा, मुझे माफ़ कर दो स्नेहा, मेरी मम्मी हम दोनों की शादी के लिए नहीं मान रही। मैंने कहा, लेकिन तुम्हारी मम्मी शादी के लिए क्यों नहीं मान रही? मुझमें क्या प्रॉब्लम है? मैं खासी खूबसूरत हूँ। राजीव कहने लगा, बस ऐसे ही नहीं मान रही। मेरे दिमाग पर तो मोहब्बत का जुनून सवार था, इसलिए मैंने गुस्से में आकर राजीव की कॉल कट कर दी और उससे कहा, अब तुम देखो कि मैं क्या करती हूँ। मैंने राजीव की खातिर अपने हाथ की नस काट ली थी। अगले दिन जब मुझे होश आया तो मैं अस्पताल में थी। राजीव को कब और कैसे पता चल गया मेरे बारे में मुझे कुछ पता ही नहीं चला। जब मेरी आंख खुली और मैं होश में आई तो मैंने अपने सामने राजीव और उसकी मम्मी को देखा था। मेरे घर वालों ने मुझे इस बात पर बहुत डांट लगाई थी कि एक बार मैं उनको सब कुछ बता देती तो शायद मुझे इस सबसे नहीं गुजरना पड़ता। फिर राजीव की मम्मी मेरे घर रिश्ता लेकर आ गई थी और मैं अपने प्लान में कामयाब हो गई थी। खुशी खुशी दोनों परिवारों ने मिलकर मेरी शादी जैसे तैसे राजीव के साथ कर दी थी। मेरी शादी को अभी राजीव के साथ 1 ही महीना गुजरा था कि मौसम ने करवट ले ली थी।
अचानक इस कदर गर्मी पड़ने लगी थी कि सबने ही अपने गर्मियों वाले कपड़े निकाल लिए थे। मेरे ससुराल में मेरी सास और 2 ननद थी। मेरे माता पिता गरीब लोग थे। उन्होंने मेरी शादी सिर्फ नॉर्मल तरीके से ही की थी और मुझे नॉर्मल सा ही बर्तन का सामान दिया था। राजीव भी इसी तरह की फैमिली से बिलोंग करता था। उसके भी सिर्फ मामूली सी ही फैमिली थी। हम दोनों की शादी से राजीव की माँ ने किस लिए इनकार किया था, इस बात का मुझे कभी पता नहीं चल सका था और ना ही मैंने दोबारा राजीव से इस बारे में पूछने की कोशिश की थी। मेरे पति का घर बस छोटा सा ही था और वो अपने घर में अकेला ही कमाने वाला था। उसके ऊपर अपनी माँ और दोनों बहनों की जिम्मेदारी थी। अब तो उसके ऊपर मेरी भी जिम्मेदारी आ गई थी। मेरी बड़ी ननद का तो रिश्ता भी लगा हुआ था और उसकी एंगेजमेंट भी हो चुकी थी। अगले 1 साल बाद उसकी शादी है। शादी से इसका बिहेवियर मेरे साथ नॉर्मल नंदों के जैसा नहीं था। वो मेरे साथ बहुत अच्छे से रहती थी और मेरी बहुत इज्जत करने वाली लड़की थी। मेरी उससे बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। मगर मैं राजीव की जगह तो उसे नहीं दे सकती थी ना, क्योंकि मेरे पति ने मुझे शॉपिंग करने के लिए थोड़े से पैसे दिए थे और कहा था कि तुम मेरी बहन के साथ चली जाना। लेकिन मैंने राजीव से जिद की, तुम ही मुझे मार्केट लेकर चलो, मुझे तुम्हारे साथ ही शॉपिंग पर जाना है। वो मेरी बात पर हंसने लगे थे और कहने लगे, तुम बात को समझने की कोशिश करो, मुझे लड़कियों के कपड़ों के बारे में कुछ नहीं पता। तुमने अगर मुझसे वहाँ एडवांस मांग ली तो मैं क्या करूँगा। तुम आकांक्षा को अपने साथ साथ ले जाओ, उसकी चॉइस बहुत अच्छी है। वैसे भी उसके साथ तुम्हारी अच्छी फ्रेंडशिप हो गई है। बात तो राजीव की भी बिल्कुल ठीक थी, इसलिए मैं उनकी बात मान गई थी। लेकिन उनसे प्रॉमिस लेना नहीं भूली थी कि वो मुझे रात का डिनर बाहर ही करवाएंगे। राजीव राजी तो हो गए थे, लेकिन उनके चेहरे पर मुझे कुछ परेशानी नजर आ रही थी। मैंने उनकी परेशानी की वजह नहीं पूछी थी, क्योंकि मुझे मार्केट जाना था। इसलिए मैंने अपनी नंद आकांक्षा को साथ लिया और मैं उसके साथ मार्केट शॉपिंग करने की चली गई। मेरे पति ने मुझे 2 सूट लाने के लिए पैसे दिए थे। मैंने 2 ही सूट ले लिए थे। मैंने अपनी ननद को खुश करने के लिए उसे चूड़ियाँ दिलवा दी थी। वो भी चूड़ियाँ लेकर बहुत खुश हो गई थी, क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं बचे थे कि मैं अपनी ननद को भी कपड़े दिलवा सकती। वो मुझसे बहुत इम्प्रेस हुई थी। वो कहने लगी, भाभी आप तो दुनिया की सबसे बेस्ट भाभी हो। मैं उसकी बात सुनकर खुश हो गई थी। मैं चाहती थी मैं अपने ससुराल में जल्दी ही अपनी जगह बना लूं। मेरा पति पढ़ा लिखा था और बहुत स्मार्ट था। उसकी इस स्मार्टनेस पर ही तो मैं फिदा हो गई थी। उसकी आदत भी बहुत अच्छी थी। वो मुझसे बहुत प्यार करता था। मैं चाहती थी कि मैं राजीव से इतना प्यार करूं कि उसे मेरे बिना रहने की आदत ही न हो। जब मैं घर आई और खुशी खुशी मैंने अपने कपड़े अपने पति को दिखाए तो उन्हें बहुत पसंद आए थे। अपने पति को देखकर मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी सारी मेहनत वसूल हो गई हो। मेरे पति कमरे में आ गए थे। मैं भी उनके पीछे ही पीछे कमरे में आ गई थी। फिर मैंने उन कपड़ों में से एक सूट निकालकर पहन लिया और मैं अच्छे से तैयार हो गई। फिर मैंने अपने पति से कहा, चलो चलते हैं। मेरा पति मुझे देखकर हैरान हो गया और कहने लगा, कहाँ चलना है। मैंने कहा, क्या आप अपना वादा भूल गए हो? हम दोनों को रात का डिनर घर से बाहर ही करना था। आपने मुझसे वादा किया था ना। मेरे पति ने कहा, ओह अच्छा, मुझे याद आ गया। अच्छा, आधे घंटे में चलते हैं, मैं भी बाहर से होकर आता हूँ। मेरे पति ने न जाने आधे घंटे का कहकर कहाँ चले गए थे। मैं उनका काफी देर तक इंतजार करती रही। वो आधा घंटा नहीं बल्कि पूरे 2.5 घंटे बाद घर के अंदर आए थे। अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ था, रात के 9 ही बजे थे। उसके बाद हम दोनों मिलकर एक अच्छे से रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए चले गए। वहाँ पर हमने खाना खाने के बाद आइसक्रीम भी खाई। उसके बाद खूब एंजॉय किया। मेरा पति गरीब जरूर था, लेकिन मेरी हर ख्वाहिश को पूरी करता था। रात को 12 बजने से पहले ही हम लोग घर पर आ गए थे। मैंने अपने नए कपड़े उतार दिए और उसके बाद मैंने पुराने कपड़े पहन लिए थे। लेकिन अगले दिन जब मैं नए कपड़े बाथरूम में लेने के लिए गई तो यह देखकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी कि मेरे जितने भी नए कपड़े जो मैं कल लेकर आई थी वो कैंची से कटे हुए थे। उसमें जगह जगह कट के निशान लगे हुए थे। मेरी आंखें उन कपड़ों को देखकर फटी की फटी रह गई थी। फिर मैंने अपना दूसरा वाला सूट देखा तो वो भी इसी तरह से कटा हुआ था। मैंने अपने पति से कहा, अगर आपको मेरे कपड़े पसंद नहीं आए थे तो आप मुझे बता देते, मैं कपड़े चेंज कर लेती। लेकिन आपको कपड़ों की इस तरह की हालत करने की क्या जरूरत थी? मैं तो यही समझ रही थी कि राजीव को मेरे कपड़े पसंद नहीं आए, तभी तो उन्होंने कपड़ों के साथ यह सुलूक किया। अलमारी में मेरे बाकी के कपड़े भी पड़े हुए थे। वो सारे भी कहीं ना कहीं से कटे हुए थे। अब मेरे पास पहनने के लिए सिर्फ वही सूट था जो मैं पहने हुई थी। सारे कपड़े कहीं ना कहीं से कटे हुए थे। मुझे अपने पति का यह सब कुछ करना बिल्कुल पसंद नहीं आया था। मैं तो अपना सर पकड़कर बैठ गई और रोने लगी थी कि अब मैं क्या करूं। मेरे पास तो पहनने के लिए कपड़े ही नहीं बचे। मेरे पति खामोश खड़े हुए थे, वो तो कुछ कह ही नहीं रहे थे। मैं फौरन अपनी सास के कमरे में चली गई और उनको अपने कपड़े दिखाए।
मेरी सास ने कहा कि तुम्हारे कपड़ों की यह हालत मैंने की है। मैं अपनी सास की यह बात सुनकर चौंक गई थी। उन्होंने कहा, कल रात को यही वाले कपड़े पहनकर तैयार हो जाना, हमें एक जगह पर जाना है। मेरी यह बात समझ नहीं आ रही थी। मैंने कहा, ये कपड़े पहनकर कहाँ जाऊंगी, कपड़े पहनने लायक ही नहीं है, और आपने मेरे कपड़ों की यह हालत क्यों की है? आपको पता है कि इनमें से कोई भी कपड़ा पहनने के लिए नहीं बचा। मेरी सास कहने लगी, अभी मैं थोड़ा बिजी हूँ, इस बारे में तुमसे बाद में बात करूंगी। मैं रोती हुई अपने कमरे में आ गई थी। जैसे ही मैं कमरे में आई तो मेरा पति कमरे में मौजूद नहीं था। वो भी घर से बाहर चले गए थे। मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इस घर में आखिर हो क्या रहा है। मैं सारा दिन अपने कपड़ों की वजह से परेशान रही और रोती रही थी। मैंने टेंशन की वजह से खाना भी नहीं खाया था और ना ही मेरे पति ने दोपहर का खाना खाया था। वो तो घर से जब से गए थे घर के अंदर दोबारा आए ही नहीं थे। इसी तरह से शाम का टाइम हो गया। मेरे साथ जल्दी से मेरे कमरे में आई और मुझसे कहने लगी, बहू ये कपड़े पहन लो, उठो, जल्दी जल्दी करो, हमें कहीं जाना है। मैंने तुम्हें सुबह बताया था ना। मैंने अपनी सास से कहा, आप यह मुझसे किस तरह का मजाक कर रही हैं? ये कटे फटे कपड़े पहनकर मैं कहाँ जाऊंगी? मैं इस तरह के कपड़े पहन नहीं सकती। उन्होंने जल्दी से कटा फटा सूट निकालकर मेरे हाथ पर रखा और कहने लगी कि जल्दी से कपड़े पहनो, जैसा मैं कह रही हूँ वही करो। मैं अपनी सास के चेहरे को देखती रह गई। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा था वो किस तरह की बातें कर रही हैं। मैं बड़ी हैरान और अफसोस के साथ अपनी सास से कहने लगी, मम्मी जी मैं कपड़े कैसे पहनूंगी? वो एकदम ही गुस्से में आ गई थी और कहने लगी, तुम्हें एक बात समझ नहीं आती क्या? यह सब मैं नहीं जानती, बस तुमसे जैसा कहा है वैसा ही करो। मैं तुम्हारा बाहर इंतजार कर रही हूँ। तुम्हारे पास सिर्फ 5 मिनट हैं। इन कपड़ों को पहनकर जल्दी से तैयार हो जाओ और बाहर आ जाओ, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अपनी सास की बातें सुनकर मैं मजबूर हो गई थी और उन कपड़ों को बाथरूम में पहनने के लिए लेकर चली गई थी। मैं बुरी तरह से रोने लग गई थी कि मेरे साथ सब कुछ क्या हो रहा है। शादी के 1 महीने बाद ही मुझसे मेरी खुशियां छीन ली गई थी। मैं अपनी सास के डर से जल्दी से वो कपड़े पहनकर बाहर आ गई थी। जब मैं बाहर आई तो यह देखकर मैं हैरान रह गई कि मेरा पति भी वहां पर खड़ा हुआ था। मैंने अपने पति को रोती हुई नजरों से देखा और उनसे शिकायत करने जैसा चेहरा बना लिया। वो मेरी बात को समझ गए थे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा और खामोशी से खड़े रहे। मुझे देखकर मेरी सास मुस्कुराने लगी थी, जबकि मैं रोती चली जा रही थी। मेरी सास ने मेरे पति से कहा, राजीव जाकर पट्टी लेकर आओ। मेरे समझ नहीं आया था कि वो किस पट्टी की बात कर रही हैं। पहले तो मेरे पति ने उन्हें सर हिलाकर इनकार कर दिया, लेकिन फिर जब मेरी सास ने उन्हें घूर कर देखा तो काले रंग की एक पट्टी लेकर आ गए थे। मेरी सास ने मुझे देखकर कहा, ऐसे नहीं रोते हैं बेटा, ये आंसू पोंछ लो और अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लेकर आओ। मैंने खुद को बड़ी मुश्किल से कंट्रोल किया था। मैं मुस्कुराने लगी तो मेरी सास ने मेरे सर पर हाथ रखकर मुझसे कहा, आओ मेरे साथ चलो। फिर बाहर आंगन में जाते ही मेरी सास ने मेरी आंखों पर वो काले रंग वाली पट्टी बांध दी। मैंने कहा, आप मेरी आंखों पर ये पट्टी क्यों बांध रही हो? मेरी सास ने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। फिर मेरे करीब आकर मेरे कान में कहने लगी कि बहू तुम्हें यह पट्टी नहीं खोलनी है। अगर तुमने पट्टी खोलने की कोशिश की तो तुम्हारा पति तुम्हें तलाक देकर घर से निकाल देगा। मैं अपनी सास के मुंह से यह बात सुनकर हैरान रह गई थी और फिर इस काम को मजबूरी में करने के लिए तैयार हो गई थी, क्योंकि मैंने अपने पति को पाने के लिए न जाने कितनी परेशानी झेली थी। मेरी सास जो कि हमारी शादी के लिए मान नहीं रही थी, तो इसीलिए अब मुझे अपनी सास का हर कहना मानना पड़ेगा। मेरा दिल बुरी तरह से मजबूर होकर रह गया था। मुझे कुछ भी अच्छा तो नहीं लग रहा था। फिर ये कपड़े हर तरफ से कटे फटे हुए थे, कई जगह पर तो छेद हो रहे थे। मैं ऐसे कपड़ों में कैसे घर से बाहर निकल सकती थी? लेकिन अपनी सास का हुक्म मानना मेरी बहुत बड़ी मजबूरी बन चुका था। मैंने भगवान का नाम लिया और जाने के लिए तैयार हो गई। मेरी सास मुझे पैदल ही कहीं पर लेकर जा रही थी। मेरी सास ने मेरा हाथ पकड़ रखा था, क्योंकि मेरी आंखों पर तो पट्टी बंधी हुई थी, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। हम लोग काफी दूर चलकर आ गए थे। थोड़ी देर बाद मुझे कुछ एहसास होने लगा, जैसे मेरे पास बहुत सारे लोग हैं। मैं महसूस कर सकती थी कि मैं किसी भीड़ वाली जगह पर खड़ी हुई हूँ। थोड़ी देर के बाद मेरी सास ने मुझे बैठने के लिए कहा था। उसके बाद मैं एक जगह पर बैठ गई, क्योंकि पैदल चलते चलते मेरी हालत खराब हो गई थी। ना जाने मेरी सास मुझे किस नर्क में लेकर आ गई थी। उसके आधा घंटा बाद मेरी सास ने मुझे फिर से पैदल चलने के लिए कहा और फिर हम दूसरी जगह पर आ गए थे। इस जगह पर भी चारों तरफ मेरे कानों में शोर ही शोर पड़ रहा था। इस वाली जगह पर तो इतना शोर था कि चारों तरफ से मुझे गाड़ियों की आवाजें भी आ रही थी और मैंने अपने कानों पर हाथ रख लिए थे। मेरी सास ने मुझसे कहा था कि तुम्हें बोलना नहीं है, इसलिए उनके कहने के मुताबिक मैंने अपनी आवाज को बंद ही किया हुआ था। यहाँ पर भी मेरी सास ने मुझे जमीन पर बैठने के लिए कहा।
तो मैं बैठ गई थी। मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मेरी सास ने मुझे बीच सड़क पर क्यों बैठा दिया, क्योंकि मुझे ट्रैफिक की आवाज़ आ रही थी, जिससे मैंने अंदाज़ा लगा लिया था कि आसपास से गाड़ियाँ गुजर रही हैं। गाड़ियाँ तो सड़क पर ही होती हैं, गलियों में नहीं होती। इसका मतलब मेरी सास मुझे कहीं खुली जगह पर लेकर आई थी। मुझे पक्का यकीन हो गया था कि मेरे साथ जो भी हो रहा है अच्छा नहीं हो रहा, मगर मैं क्या करती, मैं मजबूर हो गई थी। हम वहाँ पर 1-2 घंटा गुजारकर वापस चलने लगे थे। मैंने आवाज़ों को पहचानने की कोशिश की थी ताकि मुझे पता चल सके कि मैं किस जगह पर आई हूँ, मगर मैं नाकाम रही थी। यह तो पक्का था कि यह कोई रास्ता था। मैं जब घर पहुंची तो मेरी सास ने मेरी आंखों से पट्टी हटा दी थी और फिर मुझे मेरे कमरे में जाने के लिए कह दिया था। मैं जैसे ही अपने कमरे में आई तो मैंने देखा कि मेरा पति अपना सर झुकाए हुए बेड पर बैठा हुआ था। मैं जैसे ही बेड पर बैठी तो मैं बहुत ज्यादा थकी हुई थी, इसलिए थोड़ी देर के बाद मैं लेट गई थी। मैंने अपने पति से कोई बात नहीं की थी क्योंकि मैं उसे बहुत ज्यादा नाराज थी। उसने मुझे देखते ही मेरे टांगे दबाना शुरू कर दी थी। मैं उसके ऐसे बिहेवियर से बहुत परेशान हो चुकी थी। मैंने अपने पति को पैर दबाने से मना नहीं किया क्योंकि मेरे पैरों में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। पैर दबाने से मुझे कुछ सुकून मिल गया था। मेरे पति ने देखा कि मैं उनसे बात नहीं कर रही हूँ तो वो कहने लगे, स्नेहा, आज जो कुछ भी हुआ है उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। कल मैं तुम्हें शॉपिंग पर लेकर चलूंगा, तुम अपनी मर्जी के मुताबिक कपड़े खरीद लेना। मैंने पैर जल्दी से पोंछे, पीछे किए और कहने लगे, ताकि आपकी मम्मी फिर से मेरे कपड़ों को काट दें। मेरी बात पर मेरे पति ने अपना सर झुका लिया था और वो कहने लगे, स्नेहा, तुम आराम करो, तुम्हें आराम की बहुत ज़रूरत है। लाओ अपने पैर इधर करो, मैं दबा देता हूँ। मैंने कहा, मुझे तुम्हारी तसल्ली की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं इस टाइम अपने पति से कोई बात नहीं करना चाहती थी और ना ही उसका चेहरा देखना चाहती थी, क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा गुस्सा तो राजीव पर ही आ रहा था। उसकी माँ कुछ भी कर रही थी, वो कुछ भी नहीं बोलता और खामोशी से उनका कहना मानता रहता था। इसलिए मैंने अपनी आंखें बंद कर ली थी और मैं सो गई थी। मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई थी, इसलिए मुझे जल्दी ही नींद आ गई थी। 1 घंटे बाद ही मेरी नींद खुल गई थी क्योंकि मैंने खाना नहीं खाया था। मुझे बहुत भूख लग रही थी। इन लोगों ने मेरी नींद और चैन तो छीन ही लिया था, लेकिन मुझे क्या पता था कि अभी तो ये शुरुआत है, आगे तो अभी और भी बहुत मुश्किल वक्त आना है। अगले दिन राजीव ने अपने ऑफिस की छुट्टी कर ली थी और वो ज़बरदस्ती मुझे मार्केट लेकर चला गया, मगर मैं एक जगह आराम से बैठी रही। मैंने किसी भी तरह का कोई रिएक्ट नहीं किया था। मेरे पति ने खुद ही अपनी पसंद के मुझे 2 सूट दिलवा दिए थे। मैं शॉपिंग करके घर आ गई थी। मेरा पति घर से बाहर चला गया था। उन्होंने मुझसे कहा कि तुम आराम करो, मैं अपने दोस्त से मिलकर आता हूँ। मेरी सास ने मुझे अपने कमरे में बुला लिया। उन्होंने मुझसे बड़े प्यार से पूछा कि कहाँ गई थी, तो मैंने उन्हें बताया कि मैं राजीव के साथ शॉपिंग करने के लिए गई थी। थोड़ी देर बातचीत करने के बाद उन्होंने मुझे बताया, बहू, तुम्हें पता है, राजीव के तो बड़े बड़े घरों से रिश्ते चल रहे थे, लेकिन उसने तुम्हारी खातिर सिर्फ तुमसे ही शादी की। मेरे बेटे के पीछे तो बहुत सारी लड़कियां पागल थीं, क्योंकि वो देखने में इतना स्मार्ट और सुशील है, मगर मेरे बेटे ने तो तुमसे शादी करने के लिए जिद ठानी थी। अब तुमने उसे मरने से डराया तो मेरा बेटा भी डर गया था, इसलिए मुझे अपने बेटे की मर्जी की खातिर अपना सर झुकाना पड़ गया। लेकिन तुम इस छोटे से हादसे को बहाना बनाकर अपने हसीन दिन खराब मत करो। अपने पति के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजारो। मैं देख रही हूँ कि तुम्हारा मूड अपने पति की तरफ से बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वो तुमसे बहुत प्यार करता है और देखो, तुम्हारा गुस्सा ठीक करने के लिए ही तो वो तुम्हें शॉपिंग पर भी लेकर गया था। मुझे अपनी सास की बात ठीक लगी थी। मैंने सोचा कि चलो, जो हुआ सो हुआ। मुझे अपने पति के साथ अपना बिहेवियर अच्छा रखना चाहिए। मुझे राजीव को ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहिए। यह ना हो कि वो मुझसे नाराज़ होकर कहीं और दिल लगा बैठे। उस बेचारे ने भी तो मुझसे शादी करने के लिए काफ़ी सारे सैक्रिफाइस किए हैं। मैं अपनी सास की बात सुनकर अपने कमरे में आ गई थी और अपने पति के आने का इंतज़ार करने लगी थी। थोड़ी देर के बाद मेरे पति भी आ गए। मैं उनके सामने काफ़ी शर्मिंदा हो रही थी। मैंने उन्हें कहा, राजीव, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ अपनी गलती पर। मैं भी अपना दिल साफ करने की कोशिश करती हूँ, मगर तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा। मेरी बात सुनकर राजीव खुश हो गए थे। वो कहने लगे, हाँ बताओ, तुम हुक्म करो। मैंने राजीव से कहा, जैसा तुम्हारी मम्मी ने मेरे साथ किया है ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। तुम मुझसे वादा करो, आइंदा ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। राजीव ने सिर हिला दिया था और कहने लगे कि मैं पूरी कोशिश करूंगा कि ऐसा कुछ नहीं हो जिसकी वजह से तुम्हें परेशान होना पड़े। अचानक ही उन्होंने मेरी आंखों में देखा और कहा, स्नेहा, तुम्हें पता है क्या, मेरी मम्मी थोड़ी जिद्दी और गुस्से वाली हैं।
मुझे उनकी बातों के आगे हार माननी पड़ जाती है, लेकिन वो दिल की बुरी नहीं है, दिल की बहुत अच्छी है। तभी तो उन्होंने मेरी खुशी के लिए तुम्हारे साथ मेरी शादी करवा दी थी। हालांकि वो हमारी शादी के लिए राजी नहीं हो रही थी, पर सिर्फ अपने बेटे की खुशी के लिए वो तैयार हो गई थी। राजीव कहने लगे, मैं तुम्हें हर खुशी देने की कोशिश करूंगा। अपने पति की बात सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई थी। मैं अपने पति की कही हुई बातें सोच कर खुश हो रही थी, लेकिन उन्होंने अपनी मम्मी की बात जो मुझे बताई थी वो मेरी समझ नहीं आई थी कि उनका इशारा अपनी मम्मी की किस बात पर जा रहा है। फिलहाल मैंने यह सब कुछ वक्त पर छोड़ दिया था। मैं जानती थी कि वक्त के साथ साथ मुझे सब कुछ पता चल जाएगा। अपने पति के साथ काफी अच्छा टाइम स्पेंड करने के बाद मैं शाम के टाइम पर अपनी दोनों नंदों के कमरे में जाकर बैठ गई थी और उनके साथ में इधर उधर की बातें करने में बिजी हो गई थी। फिर मैं वापस अपने कमरे में लौट कर आई तो मैंने देखा कि मेरे नए कपड़े भी फिर से कटे हुए थे। इस बार तो मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आया था। मैं तो समझ रही थी कि अब सब कुछ ठीक हो गया, मगर यह सिर्फ मेरा ख्याल ही था। शाम का टाइम हो रहा था और फिर से मेरी सास मेरे कमरे में आई। उन्होंने कहा कि इनमें से जल्दी से एक सूट पहन लो और तैयार हो जाओ, हमें चलना है। मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि मेरी सास ऐसा क्यों कर रही है। मैंने उनके कहने के मुताबिक उनसे कोई सवाल नहीं किया और खामोशी से कपड़ों को पहन लिया था। मेरी सास मुस्कुरा दी थी और फिर उन्होंने मेरी आंखों पर वो काले रंग की पट्टी बांध दी और मुझसे कहा, जिस दिन भी तुमने इस पट्टी को खोलने की कोशिश की तो तुम्हें मैं अपने बेटे से तलाक दिलवा दूंगी। तुम जानते हो ना कि मेरा बेटा मेरा कितना कहना मानता है। मैं अपनी सास की बात सुनकर शॉक्ड रह गई थी, इसलिए मैं खामोश ही रही थी। मेरी सास मुझे वो पट्टी बांधकर कमरे से बाहर ले गई और कहने लगी, आप मेरे साथ साथ चलो। मेरे पति उस टाइम घर में मौजूद नहीं थे। मेरी सास ने जल्दी से मेरा हाथ पकड़ लिया और मेरी ननद को आवाज लगाई कि दरवाजा बंद कर लेना। मैं खामोश ही रही थी क्योंकि मैं जानती थी कि मेरे कुछ भी कहने का कोई फायदा नहीं होने वाला। हम दोनों सास बहू आज फिर से पैदल चल रहे थे, कल भी पैदल चल रहे थे, इसलिए आज मेरे पैरों में अभी से ही दर्द होना शुरू हो गया था। मैं अपनी सास के कहने के मुताबिक चल रही थी और अपने बहते हुए आंसुओं को साफ कर रही थी। अब मुझे एहसास होने लगा था कि मैंने राजीव से शादी करके बहुत बड़ी गलती कर दी। हालांकि मेरे पेरेंट्स की मेरी शादी कहीं और करवा रहे थे, अब जबकि यह शादी मैंने अपनी जिद और अपनी मर्जी के मुताबिक की थी, इसलिए मुझे इस शादी को जैसे तैसे निभाना ही था। मुझे अपनी मम्मी की कही हुई बात याद आ गई थी, जिस पर उन्होंने मेरी शादी के टाइम कहा था कि स्नेहा, तुम इस लड़के से शादी तो कर रही हो और यह शादी हम तुम्हारी जिद की वजह से करवा रहे हैं, वरना जो रिश्ता हमने तुम्हारा ठुकराया है वो लड़का बहुत ही अमीर और अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है। तुम वहां पर बहुत खुश रहती, लेकिन यहाँ शादी करने की तुम्हारी अपनी मर्जी है, इसलिए तुम्हें अपनी लव मैरिज को बसा के लिए रखना होगा, क्योंकि 90% लव मैरिज सक्सेसफुल नहीं बैठती। अपनी मम्मी की बात पर मैंने उनको जवाब दिया था कि राजीव मुझसे बहुत प्यार करता है और मैं आपसे इस बात की शर्त लगा सकती हूँ कि मेरी शादी के बाद की मेरी जिंदगी अरेंज मैरिज कपल से भी ज्यादा अच्छी गुजरेगी। मेरे पेरेंट्स जब मेरी और राजीव की शादी के लिए मेरे सुसाइड वाले तरीके से मान गए, और तो और राजीव की मम्मी भी मान गई थी, तब मुझे लगा कि बैठे बिठाए मेरे भाग खुल गए। लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरे भाग खुलेंगे नहीं, बल्कि मेरी आने वाली जिंदगी इस तरह से खराब हो जाएगी। अब मुझे पछतावा होने लगा था कि मुझे अपने पेरेंट्स के कहने पर जहां वो मेरी शादी कर रहे थे वहीं पर कर लेनी चाहिए थी, लेकिन मेरे भाग्य में शायद यही सब होना लिखा हुआ था। हम फिर कल की तरह उसी जगह पर पहुंच चुके थे जहां पर शोर ही शोर था और खूब गाड़ियों की आवाजें आ रही थी। 2-3 घंटे इसी तरह से हमें इधर से उधर टहलते हुए ही हो गए थे। कहीं पर मेरे साथ मुझसे कहती बैठ जाओ, कहीं पर कहती उठकर खड़ी हो जाओ और कहती बोलना बिल्कुल भी मत, बस खामोशी से मैं जैसा कहती हूँ वैसा ही करती रहो। 2-3 घंटे इसी तरह से गुजर जाने के बाद फिर हम अपने घर को आ गए थे। घर आते ही मेरे पति मेरे पैर दबाने लगे, मगर मुझे सुकून नहीं मिल रहा था। राजेश शर्मिंदा होकर मुझसे बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे। मैंने सोचा ना जाने कब तक मेरे साथ होता रहेगा। मैंने अपने पति से भी पूछा था कि तुम्हारी मम्मी मेरे साथ ये सब कुछ क्यों कर रही है, लेकिन वो तो हर बात पर खामोश रहते थे। इसीलिए मैंने सोच लिया था कि मुझे सच्चाई का खुद ही पता लगाना होगा। सारी रात मैं प्लानिंग बनाती रही थी। सुबह फिर से मेरे पति ने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें शॉपिंग पर लेकर चलता हूँ। मैंने आज शॉपिंग करने के लिए अपने पति से इनकार कर दिया था कि मैं अपनी सास से कहने लगी, माँ जी शाम को किस टाइम पर मुझे आपके साथ जाना है। मेरी सास आज मेरी इस बात पर मुस्कुराने लगी थी और कहने लगी, शाम के 5 बजे तुम बिल्कुल तैयार रहना।
मैं उनकी बात सुनकर खामोश हो गई थी। राजीव से बातचीत करना मैंने बिल्कुल बंद कर दिया था, क्योंकि वो मुझे कुछ बताता ही नहीं था। और तो और घर में दो दो नंदे भी थी, उन्हें भी किसी बात की कोई खबर नहीं थी, क्योंकि मेरी सास अपनी बेटियों पर बहुत ज्यादा रोब दिखाती थी और अपनी बेटियों को कमरे से ज्यादा बाहर नहीं निकलने देती थी। मैं अपने कमरे में चली गई थी। दोपहर के टाइम पर जब मेरे पति घर आए तो उन्होंने मुझसे कहा, चलो अभी तुम्हारे पास टाइम है, मैं तुम्हें शॉपिंग कराने के लिए लेकर चलता हूँ। लेकिन मैं तो उनसे बात ही नहीं कर रही थी, इसलिए मैंने उनसे कह दिया कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना। धीरे धीरे शाम के 5 बज गए थे और मैं अपने उन्हीं फटे हुए कपड़ों में से एक सूट निकालकर पहन लिया था। मैं तैयार होकर अपने कमरे से बाहर निकल ही रही थी कि मुझे अपने पति के बोलने की आवाज आई। वो अपनी माँ से कह रहे थे, मम्मी प्लीज आप स्नेहा के साथ ये सब कुछ मत करो, स्नेहा को आज अपने साथ मत लेकर जाओ, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। मेरी सास ने रोज के मुताबिक मेरी आंखों पर पट्टी बांधी थी। तभी अचानक मैंने अपनी सास से कहा, रुकिए माँ जी, इन चप्पलों से मेरे पैर में बहुत दर्द होता है, मैं दूसरी चप्पल पहनकर आ जाती हूँ। मेरी सास ने कहा, अच्छा ठीक है, लेकिन जल्दी आ जाना। मैं इस बंधी हुई पट्टी को अपने हाथ में खोलकर हाथ से पकड़कर अपने कमरे में आ गई थी। मैंने जल्दी से कैंची निकाली और पट्टी के अंदर इस तरह से छेद किया ताकि कोई किसी को देख न सके। मुझे सिर्फ यही फिक्र हो रही थी कि अगर यह सुराख मेरी सास ने देख लिए तो मेरी सास मुझे मेरे पति से तलाक दिलवाकर घर से निकलवा देंगी। मैंने जल्दी से अपना काम फिनिश किया। उसके बाद मैं दूसरे चप्पल पहनकर बाहर आ गई थी और अपनी सास के सामने ही अपनी आंखों पर इस पट्टी को बांध दिया था। उसके बाद हम फिर से पैदल चलने लग गए थे। मैंने वही फटे हुए कपड़े पहने हुए थे जो मैं हर रोज पहनकर अपनी सास के साथ जा रही थी। हम चलते ही चले जा रहे थे। मेरी सास भी खामोशी से मेरा हाथ पकड़कर चल रही थी। इसी तरह चलते चलते मेरी नज़र सड़क के कोने पर गई जहां पर मेरी सास ने मुझे बैठा दिया। लेकिन वहां बैठने के बाद मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर मेरे होश उड़ गए थे। मेरी सास के हाथ में एक बड़ा सा बोर्ड था और उस बोर्ड पर क्या लिखा हुआ था ये तो मुझे समझ नहीं आ रहा था। वो बोर्ड मेरी सास ने मेरे आगे रख दिया और तो और एक कटोरा भी मेरे पास रख दिया था। मैं 5 मिनट तक वहां ऐसे ही बैठी रही। उसके बाद लोग आ रहे थे और उस कटोरे के अंदर पैसे डालकर जा रहे थे। यह देखकर तो मैं हैरान रह गई थी। यहाँ पर काफी सारी पब्लिक मौजूद थी। मेरी सास इतनी ज्यादा चालाक थी कि उन्होंने कटोरे में पहले से ही कपड़ा बिछाया हुआ था ताकि अगर कोई कटोरे के अंदर सिक्का डालकर जाए तो उसकी खनक की आवाज मुझे ना आ जाए और मैं पहचान न सकूं कि मेरे पास कोई बर्तन रखा हुआ है और उसमें कुछ डाला गया है। सिक्के की आवाज कटोरे में से ना आए, इस वजह से उन्होंने एक सफेद रंग के रुमाल को कटोरे में बिछा दिया था। लोग उसी में पैसे डालकर जा रहे थे। कुछ लोग सिक्के डाल रहे थे तो कुछ लोग नोट भी डाल रहे थे। इसी तरह से काफी सारे पैसे हो गए। मेरी सास ने मुझे उस जगह से उठाया और अपने सारे सामान को लिया। आधा घंटा इस जगह पर बैठने के बाद मेरी सास मुझे दूसरी जगह पर ले गई थी। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हुआ था। मेरी सास ने मुझे बैठने के लिए कहा। इसी तरह से काफी सारे लोग इस कटोरे में पैसे डालते जा रहे थे। इसका मतलब यह था कि मेरी सास ने मुझे भिखारिन बना दिया था। मैं अब समझ गई कि मुझे अभी तक क्यों पता नहीं चल सका कि मुझे कहाँ ले जाया जाता है। इसी तरह से लगभग 2-3 घंटे बीत गए थे। मेरी सास के पास काफी सारे पैसे इकट्ठे हो गए थे। मेरी सास मुझे लेकर घर वापस आ गई थी। घर आने के बाद मैंने सोच लिया था कि मैं यह सब कुछ अब और बर्दाश्त नहीं करूंगी, इसलिए घर के अंदर दाखिल होते ही मैंने अपनी आंखों से पट्टी हटा दी। घर में मेरा पति भी मौजूद था। मेरी सास ने जैसे ही मेरी इस हरकत को देखा तो उनको गुस्सा आ गया था। उन्होंने कहा, तुम्हें इतनी जल्दी पट्टी हटाने की क्या जरूरत थी? तुम्हें पता है कि तुम्हारी आंखों से पट्टी सिर्फ मैं ही हटा सकती हूँ। मैंने अपनी सास से कहा, तो फिर आज आपने कितने पैसों की कमाई कर ली? मेरी सास मेरी बात सुनकर हैरान रह गई थी। हम दोनों की बातचीत सुनकर मेरा पति भी आंगन में ही आ गया था। उसने हम दोनों को देखा तो वो शॉक्ड हो गया था। मैंने अपने पति से कहा, तो तुम मुझसे इतनी दिनों से यह राज छुपा रहे हो कि तुम्हारी मम्मी तुम्हारी पत्नी से सड़कों पर भीख मंगवा रही है, और आज मुझे मेरे सवालों के जवाब मिल गए कि मेरे साथ क्या होता है और मेरे कपड़ों को क्यों काटा और फाड़ा जाता है। मेरी सास कहने लगी कि खामोश हो जाओ, अब इससे आगे एक लफ्ज भी मत बोलना। मैंने अपनी सास से कहा, आज भी आप मुझे ये धमकी देंगी कि अगर मैंने आपकी बात नहीं मानी तो आप मुझे मेरे पति से तलाक दिलवा कर घर से बाहर निकलवा देंगी। मैंने कहा, आज मैं सारी सच्चाई जानकर ही रहूंगी, और अगर आपने मुझे कुछ नहीं बताया तो मैं खुद इस घर को छोड़कर चली जाऊंगी। वैसे भी मैं भिखारिन वाली जिंदगी नहीं जी सकती। मेरे माता पिता भले ही गरीब हैं, लेकिन कभी उन्होंने मुझसे ऐसा कोई काम नहीं करवाया जैसा कि फायदा आप लोग मेरा उठा रहे हो। मेरा पति मेरी बात सुनकर घबरा गया था। उसने कहा, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाना स्नेहा, मैं तुम्हें सब कुछ बता देता हूँ। मैंने कहा, हाँ
आज मुझे सब कुछ बता दो वरना अच्छा नहीं होगा, क्योंकि मैं यह सब कुछ अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरे पति ने मुझे बताया मेरी मम्मी ने मेरे लिए पहले अपनी सहेली की बेटी से रिश्ता फिक्स कर दिया था, लेकिन मैं तुमसे प्यार करता था, मैं उनसे शादी नहीं करना चाहता था। जब मेरी मम्मी को तुम्हारे बारे में पता चला तो उन्होंने मुझसे साफ इनकार कर दिया कि वो तुम्हारी शादी कभी भी मुझसे नहीं होने देंगी, और उधर तुमने मुझे सुसाइड करने की धमकी दी थी। मैंने अपनी मम्मी को मनाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन वो नहीं मान रही थी, पर तुमने सुसाइड करने की कोशिश कर ली थी। मैंने मम्मी को तुम्हारी जान का वास्ता देकर उनको मजबूर कर दिया था, तब जाकर वो हमारी शादी के लिए मानी थी, लेकिन एक शर्त पर। उन्होंने कहा था कि मैं एक शर्त पर तुम्हारी शादी इस लड़की के साथ करूंगी। मेरी मम्मी को पता चल गया था कि तुम एक गरीब परिवार से हो, और जब तुम हमारे घर आओगी तो तुम ना तो दहेज में ज्यादा कुछ लेकर आओगी और ना ही तुम्हारे माता पिता हमारी शादी धूमधाम से करेंगे। मेरी मम्मी की सहेली तो बहुत अमीर थी, वो लोग दहेज में मुझे एक कार और एक बंगला और बिजनेस करने के लिए 50 लाख रुपए दे रहे थे। मेरी मम्मी इसीलिए चाहती थी कि मेरी शादी इसी लड़की के साथ हो जाए, क्योंकि मेरे कंधों पर अपनी दो बहनों की शादियों का बोझ भी है। मैं नौकरी करके इतना नहीं कमाता हूँ कि सारा खर्च पूरा कर सकूं। मेरी मम्मी ने मेरे सामने शर्त रखी थी कि शादी के बाद वो तुम्हारे साथ इस तरह से बिहेव करेंगी और इस तरह से तुमसे भीख मंगवाकर पैसे इकट्ठा करेंगी। तभी तो उन्होंने इस बोर्ड पर यह बात लिखी हुई थी कि मैं गूंगी हूँ और अंधी हूँ, आप लोग मेरी मदद करो। लोग इस बोर्ड को पढ़ने के बाद तुम्हें अंधी, गूंगी और गरीब लड़की समझकर पैसे देकर चले जाते हैं। मेरी मम्मी तो अपने चेहरे को छुपा लेती है ताकि उन्हें कोई पहचान न सके, लेकिन तुम्हें अपना टारगेट बना देती हैं। मेरी सास खड़ी हुई खामोशी से हमारी बातें सुन रही थी। मैं अपनी सास के करीब गई और उनसे कहने लगी, मैंने हमेशा आपको अपनी माँ की तरह समझा, मुझे नहीं पता था कि एक माँ अपनी बेटी के साथ ऐसा भी कर सकती है। मैंने कहा अगर आपको मैं पसंद नहीं थी तो आप मुझे बता देती, आपको मेरे साथ ये सब कुछ करने की क्या जरूरत थी। राजीव ने कहा, मैंने मम्मी से कई बार मना करने की कोशिश की थी, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें इस हाल में नहीं देख सकता था, लेकिन मम्मी की शर्त यही थी कि वो तुम्हें इस घर में तभी टिकने देंगी जब तुम इस तरह का काम करोगी। इसी तरह से तो हमारे पास काफी पैसे इकट्ठे हो जाते। मैं तुमसे शादी करने के लिए इसलिए मना कर रहा था क्योंकि मैं मामूली सी सैलरी लाता हूँ, शायद उसमें तुम्हारे सपने पूरे नहीं कर सकता था, लेकिन तुम मेरी बात को ना ही समझने की कोशिश कर रही थी और ना ही मान रही थी। तुमने तो मुझे मजबूर कर दिया था खुद से शादी करने पर, इधर मेरी मम्मी ने मुझे मजबूर किया। मैं तुम दोनों के बीच मजबूर होकर रह गया था। मैं करता भी तो क्या करता, एक तरफ मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता था, दूसरी तरफ अपनी माँ को भी नहीं छोड़ सकता था, और उनकी बात को भी मानना मेरे लिए बहुत जरूरी था। मैंने राजीव से कहा, राजीव इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, क्योंकि एक मर्द अपनी माँ और पत्नी के हाथों से जब मजबूर हो जाता है तो उसे अपनी जिंदगी बुरी लगने लगती है। मैं तुम्हारी फीलिंग्स समझ सकती हूँ। फिर मैंने अपनी सास से कहा, आप चाहती थी ना कि मैं इस घर को छोड़कर चली जाऊं और आपके घर वही अमीर लड़की आ जाए जो बहुत सारा दहेज लेकर आए, आपके बेटे के लिए पैसे लेकर आए, तो फिर ठीक है, आप अपने बेटे की शादी अपनी मर्जी के मुताबिक कर सकती हो। मैं इस घर को छोड़कर जा रही हूँ, लेकिन याद रखना जैसा आपने मेरे साथ किया है ना, ऐसा ही एक दिन आपकी बेटियों के साथ भी जरूर होगा, क्योंकि भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। जिसने जो इस दुनिया में किया उसको उसके किए की सजा दुनिया में ही मिलकर रहती है। मैं यह कहते हुए आगे बढ़ गई थी। मेरी सास को शायद एहसास हुआ था कि उनके आगे भी दो बेटियां हैं। अगर उनकी बेटी के साथ कोई ऐसा करेगा तो उनको कितनी तकलीफ होगी। मेरी सास ने जब देखा कि मैं सामान पैक करके अपने दरवाजे तक आ गई हूँ तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहने लगी, बहू मुझे माफ कर दो। मुझे एहसास हो गया कि किसी को इतना मजबूर नहीं करना चाहिए कि वो गलत कदम उठाने पर मजबूर हो जाए। तुमने आज जो मुझसे मेरी बेटियों को लेकर इतनी बड़ी बात कह दी, उसके लिए मैंने ही तुम्हें मजबूर कर दिया। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ अपनी गलती पर। प्लीज तुम मुझे माफ कर दो। मुझे सिर्फ इस घर के खर्चे की और अपनी बेटियों की शादी की परवाह है। मेरे बेटे की इतनी कम इनकम है, यह सब कुछ कैसे करेगा। मैंने अपनी सास से कहा कि आप परेशान मत होइए, आपकी बेटियों की शादी धूमधाम से होगी। मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं भी नौकरी करूंगी और तो और राजीव भी नौकरी करते हैं। हम दोनों मेहनत से इस घर को चलाएंगे, आपकी दोनों बेटियों की शादी करेंगे और अपनी जिंदगी अच्छे से जिएंगे। मेरी सास मेरी बात सुनकर बहुत खुश हुई थी। मैं उनको कोई भी बात कहकर परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने उनको आसानी से माफ कर दिया, क्योंकि वो भी एक माँ थी, उन्हें अपनी बेटियों की फिक्र हो रही थी। मैंने अपनी सास से जो कहा था वो करके दिखाया। अब राजीव और मैं मिलकर ऑफिस में काम करते हैं। अपनी मेहनत की कमाई से मैंने अपनी दोनों नंदों की शादी कर दी। मेरी सास मेरी इस मेहनत और लगन से बहुत खुश हुई थी और अब तो वो मुझे अपनी बहू नहीं बल्कि बेटी मानती हैं। उन्होंने जो मेरे साथ किया था उसके लिए वो बहुत शर्मिंदा होती है। अब मेरी जिंदगी मेरे पति और मेरी सास के साथ बहुत अच्छी गुजर रही है।
तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, लाइक करें, शेयर करें। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।